Hello viewers, very good evening. So today again we have Dr. Ralu sir with us. आपका व्यूअर्स जो पिछले हमारे वीडियो था डोमेस्टिक वायलेंस उसको लेके रिस्पांस इतना अच्छा आया है कि आज हमको फिर से पार्ट 2 बनाने के लिए यहाँ आना पड़ा. वी रियली अप्रिशिएट योर रिस्पांस एंड अगेन हमने जितने भी फ़ोन आए हैं उनमें रिस्पॉन्ड किया है, बट हमने कुछ 3 स्टोरीज जो हैं वो सिलेक्ट की हैं जिसको आज हम पब्लिकली बताने वाले हैं, सो दैट ये अगर सिमिलर होती है आपकी कहानी से भी, आपकी सिचुएशन से भी, तो इससे काफ़ी लोगों को हेल्प हो जाएंगी. तो डॉक्टर रालू सर हमको बताएंगे कि इस पर सोशली क्या किया जा सकता है एंड आई विल ट्राई टू सजेस्ट कि लीगली इस पर क्या एक स्टेप लिया जा सकता है. व्यूअर्स हम ये बताना चाहते हैं कि जो स्टोरीज़ हमने ली हैं ये स्टोरीज़ रियल हैं, ट्रू स्टोरीज़ हैं, बट इनके नाम बदलने पड़े हमको, नाम हमने बदल दिए हैं. सो सर हम हमारा फर्स्ट केस रीड करते हैं. ये है प्रिया का जो 22 इयर्स की हैं और इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है. एट द सेम टाइम इनको पॉइजन देने की कोशिश की गई, इनका गला दबाया गया और ये सब सिचुएशन से ये इतना परेशान हो गई कि इन्होंने केस फाइल किया जो था 498A का. 498 इज़ बेसिकली फॉर वायलेंस एंड डाउरी, बट आफ्टर दैट ये थोड़ा सा फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से है तो इन्होंने CRPC 125 भी फाइल कर दिया जो होता है मेंटेनेंस के लिए. बट अभी इनका ये कहना है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ फिर से रहना चाहती हूँ, बट आई एम सो कन्फ्यूज कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अभी क्या करना चाहिए. प्रिया, आपकी स्टोरी हमने पढ़ी सुनी, आपने फ़ोन कॉल भी किया था. आपके साथ जो कुछ हुआ बहुत दर्दनाक है. मैं 2 बात स्पष्ट करना चाहता हूँ. आपने जो कंप्लेंट की है वो सीरियस नेचर की कंप्लेंट है, क्रिमिनल प्रोसीजर में आने वाली कंप्लेंट से. अगर आप कंप्लेंट करना चाहती हैं तो समझ लीजिए कि आपके जो प्रेम के धागे हैं वो टूटने वाले हैं. अगर आप कंप्लेंट के द्वारा ही आगे जाना चाहती हैं तो समझ लीजिए कि आपका रास्ते की मंजिल है डिवोर्स, तलाक. आपने कहा कि मैं कंप्लेंट भी करूंगी और मेरे हस्बैंड के साथ भी रहना चाहूँगी. मेरे हिसाब से ये तर्कसंगत नहीं लगता है. तो मेरी सलाह होगी आपको कि आप एक काउंसलर के साथ बैठ जाइए. रेणुका, ये लेडी थोड़ी कंफ्यूज्ड है yes, कि ये वो हस्बैंड को सबक भी सिखाना चाहती है और हस्बैंड के साथ रहना भी चाहती है. मेरा अनुभव है ये संभव नहीं है. अगर आप अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं तो पुलिस एक्शन होगी. और जब कोई भी हस्बैंड ऐसी लेडी के साथ क्यों रहना चाहेगा जिसने उसके खिलाफ कंप्लेंट किया है. तो प्रिया बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ पहले आप निश्चित कर लीजिए कि आप कंप्लेंट करना चाहती हैं या नहीं चाहती. उसमें एक बात कह दूँ, आपने जो बातें बताई हैं कि आपको पॉइजन देने की कोशिश की गई, आपका गला दबाने की कोशिश की गई, ये सीरियस बातें हैं. आपने ये भी कहा कि आप डिवोर्स इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं. मेरा साफ कहना है कि 2 नाव में पैर रखकर कभी भी सवारी नहीं की जा सकती, बीच में गिरेंगे आप. या तो आप डिवोर्स ले लीजिए या आप प्यार से रहने की कोशिश करें. और अगर आप चाहती हैं कि कंप्लेंट करना है तो अपने पैरों पर खड़े रहने की तैयारी रखिए. शुरुआत छोटी होगी, थोड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें. और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकती तो कंप्लेंट से फिर छोड़िए, हस्बैंड के साथ जाके कंप्रोमाइज़ करके रहने की कोशिश करें. क्या करना है ये आपने तय करना है, आपने काउंसलिंग के पास जाना है. लीगल पर रेणुका गाइड करें. प्रिया, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आपका केस है, आपकी एज बहुत कम है, यू आर ओनली 22 ईयर्स नाउ, और 22 ईयर्स में आपके साथ इतना कुछ हो चुका है, इवन आपका मिसकैरेज भी हो चुका है. तो इट इज़ बेटर कि आप ये डिसाइड करें कि आप डिवोर्स लेना चाहते हैं. अगर आप लेना चाहते हैं और आपको लगता है जिस लीगल प्रोसीजर में आप आगे बढ़े हैं उसका रास्ता डिवोर्स ही है तो उससे आप पहले ले लीजिए. मीन्स वो जो आपका समय है वो और जो मेंटल ट्रबल है आपका वो बच जाएगा. आप जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए ताकि ना आपको आपके इन लॉज या हस्बैंड के ऊपर कभी डिपेंड रहना पड़े और ना ही आपके पेरेंट्स के ऊपर कभी डिपेंड रहना पड़े. आप इंडिपेंडेंट हो और खुद के डिसीजन लें. अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगी या ये डिफ़िकल्ट है आपके लिए तो फिर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और बेटर करके हस्बैंड के साथ
एडजस्ट किया जा सकता है तो वो एक पॉसिबिलिटी देखिए, और अगर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड लिविंग सेपरेटली दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट आपको बट ऑफ कोर्स मेंटेनेंस ग्रांट करेगा, जैसे आपने ऑलरेडी फाइल कर लिया है CRPC 125 में। सो वी रियली होप कि यू विल गेट इट। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेंटेनेंस के लिए जाते हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कोर्ट को ये गाइड करें कि आपके हस्बैंड की एक्चुअल इनकम कितनी है। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं सर। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि या तो आप सैलरी स्लिप दीजिए अपने हस्बैंड का, या तो फिर उनकी जितनी भी मूवेबल इमूवेबल मीन्स जैसे प्रॉपर्टी, गाड़ी, ये गोल्ड, जितना भी एसेट है आप उसका कोई तो भी प्रूफ दीजिए, या फिर उनका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, या फिर उनका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होना चाहिए, ताकि कोर्ट को एक आइडिया आ जाए कि एक हस्बैंड की इनकम कितनी है या उसका लाइफस्टाइल कितना है। फिर उसके प्रपोर्शन में आपको 1/3 जनरली प्रपोर्शन होता है, उस प्रपोर्शन में आपको मेंटेनेंस मिल पाए। गुड। सेकंड स्टोरी। सर वी विल टेक द सेकेंड स्टोरी। ये स्टोरी है शिल्पा की, क्योंकि नाम हमने बदल दिए हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये हस्बैंड के साथ रहती हैं, इनका फाइनेंशियल एंड मेंटल हैरेसमेंट होता है। इनकी जॉइंट फैमिली है और जो लेडी हैं मीन्स जो शिल्पा हैं उनकी मदर एक्सपायर हो गई है। मदर एक्सपायर होने की वजह से इनको वो मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है फैमिली की तरफ से जो मिलना चाहिए। तो अभी ये सोच रही है कि मैम मैं यहाँ पे डिवोर्स की बात करके और अपने घर में चले जाऊँ, क्योंकि मुझे फादर है और ब्रदर है तो उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरी मदर थी तब तक मुझे बहुत सपोर्ट था, और अगर मैं इस फैमिली में कंटिन्यू कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वो, क्योंकि मैं स्टडी भी करना चाहती हूँ और उनके जो भी गोल्स है, जिस एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपरेशन वगैरह कर रही है, मैं वो भी करना चाहती हूँ। सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि मेरा हरासमेंट ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में ये कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ, तो उसके लिए उनको एडवाइस। शिल्पा जी, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, और आपने भी रिस्पॉन्ड उसी हिसाब से किया है। जब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, आपके खिलाफ हुआ है, इतना हुआ है कि आप डिप्रेशन में चली गई हैं, स्वाभाविक है आपको उस माहौल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रही हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने का मतलब है कंसंट्रेशन, आपको ध्यान लगाना है, पढ़ाई करना है, एकांत चाहिए, आपको बहुत सारा मेहनत करना है। और ये सब करते समय अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते रहें तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप पहले तय कर लीजिए कि आप सच में डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, आपको लगता है, और वो डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है वो कितने बार हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपका केस देख के लगता है कि आप लगातार उसके शिकार होते रही हैं, तब जाके आप डिप्रेशन में गई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो आप उस डोमेस्टिक वायलेंस को रुकवाइए। आप अपने हस्बैंड से स्पष्ट बात कीजिए कि अगर मैंने रहना है तो तुमने मुझे मारना बंद करना पड़ेगा। जो कुछ है बातचीत से बात होगी, आपसी सलाह मशवरा होगा, और अगर वो ऐसा एश्योरेंस नहीं दे पाते हैं तो बेहतर है वॉक आउट ऑफ दिस मैरिज। क्योंकि अगर उसकी हैबिट बन चुकी है, उसकी और आपके इन-लॉज की अगर हैबिट है तो आपका डोमेस्टिक वायलेंस बंद नहीं होगा। तो स्पष्ट कर लीजिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस वायलेंस के साथ नहीं रह सकते हैं तो मेरा सजेशन होगा वॉकआउट। लेकिन आपको लगता है कि आपके हस्बैंड, आपके इन-लॉज आपके साथ बातचीत करके इस वायलेंस को रोक सकते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ की सोची जा सकती है। सर ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि जब हम पिछला केस देखते हैं और ये केस देखते हैं, पिछले केस में उनके मैरिज को सिर्फ 1 ईयर हुआ है, बट ये केस जो है इसमें स्टार्टिंग से ही मैरिज में डोमेस्टिक वायलेंस होते आया है। और हर बार जो है वो शिल्पा मौका दिया है उन्होंने अपने हस्बैंड को और इन-लॉज को कि अभी शायद सब ठीक हो जाएगा, और कंटिन्यूसली उनके वेलफेयर का या उनके जो भी ड्यूटीज़ है उसकी फैमिली की तरफ वो कंटिन्यू निभाते आई हैं। तो अब ये इसीलिए कंफ्यूज थी कि करना क्या चाहिए। तो मुझे लीगली भी सर ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और अगर आप लाइफ में जो भी डिसीजन लेती हैं, आपको अगर अलग रहना है तो मेंटेनेंस का प्रोविज़न बट ऑफ कोर्स है, कोर्ट आपके सपोर्ट के लिए है। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप डिसीजन लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आगे आपके सामने और बहुत बड़ी लाइफ बाकी है। ओके, सो सर देयर इज़ अ न्यू थिंग विथ अस। हम अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो वुमेन के केसेस अभी तक हमने देखे। देयर इज़ अ न्यू केस विथ अस, और ये जो है ये इसमें मेन जो है, जो हस्बैंड हैं वो थोड़े परेशान हैं। तो मैं इनकी ब्रीफ फैक्ट्स आपको बताऊंगी।
सर इनका नाम है राकेश, 35 इयर्स के हैं और इनका खुद का बिज़नेस है। अभी लॉकडाउन के पहले इन्होंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया और क्योंकि लॉकडाउन आ गया उस वजह से इनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है या जो भी बिज़नेस का प्रेशर है वो चल रहा है। तो बिज़नेस का प्रेशर है सर, उस वजह से ये थोड़ा सा डिप्रेस हो गए हैं। बट क्योंकि ये बिज़नेस में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं फ़िलहाल ड्यू टू दीज सर्कमस्टांसेस, इनके जो वाइफ हैं, इनको एक डॉटर और एक वाइफ है। डॉटर जो है वो 4 मंथ्स की है ओनली, और उनकी जो फैमिली है मीन्स वाइफ जो है इनकी, उसके घर वाले अभी इनके पास भेज नहीं रहे, मीन्स हस्बैंड के घर नहीं भेजा जा रहा है वाइफ को और बच्ची को। और कहीं ना कहीं इनका एक टॉर्चर या मेंटल टॉर्चर की तरह वो एक्ट कर रहा है। दो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर नहीं आती हैं, बट कहीं ना कहीं हम अगर वुमेन के बारे में बात करते हैं सर, तो ये भी इक्वली इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि मेन के साथ भी काफ़ी हरासमेंट होता है, पर वो उतना लिबरली बोला नहीं जाता। तो हम चाहते हैं कि हम इनका केस लें और इनके बारे में भी बात करें। रेणुका, आई रियली अप्रिशिएट दिस मैन राकेश कि जिसने फ़ोन करके बताया। देखिए मिस्टर राकेश, आपके साथ जो हो रहा है वो एकदम गलत हो रहा है। आपकी एक बेटी पैदा हुई है और बेटी पैदा होने के बाद आपके घर भेजी नहीं गई। मैं साफ कहना चाहता हूँ, आपके इन-लॉज आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपको यह सहन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी स्टोरी पढ़ के ये समझ में आता है कि जो वायलेंस आपके साथ हो रहा है वो आपकी वाइफ नहीं कर रही है, आपके इन-लॉज कर रहे हैं। ये एक बहुत इसमें पॉजिटिव चीज़ है। मेरा सजेशन आपको रहेगा, प्लीज़ टॉक टू योर वाइफ वेरी क्लियरली। स्पष्ट रूप से बात कीजिए। आप कोशिश करें, आप अपनी वाइफ के साथ जब कभी आप मोबाइल से या फ़ोन से बात करेंगे उस वक्त बात करें जब आपकी वाइफ के आजू बाजू कोई ना हो, ताकि वो अपना ओपिनियन दे। अगर आपकी वाइफ का लगाव आपके साथ आज भी है तो मैं सजेस्ट करूँगा सेव योर मैरिज। आपकी मैरिज ख़राब नहीं हुई है, सेव योर मैरिज। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी वाइफ अपने पेरेंटल होम से निकलकर आपके पास आए। यह आपका अधिकार है। आपकी बच्ची छोटी है, 4 महीने की है, आपके साथ रहना चाहिए और आपको उसको प्यार भी देना है। तो मेरा सजेशन रहेगा, आप अपने वाइफ से बात कीजिए। बाई चांस अगर आपकी वाइफ में ये हिम्मत नहीं है कि वो डिसीजन ले सकें, तो मिस्टर राकेश, यू टॉक टू योर इन-लॉज। आपके फादर इन लॉ से बात कीजिए, आपकी मदर इन लॉ से बात कीजिए कि आपने ईमानदारी से बिज़नेस शुरू किया है, अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है, और ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन है ये सिर्फ आपके लिए नहीं, दुनिया के हर आदमी को परेशान कर रहा है। ऐसे हालत में आपके इन-लॉज ने, आपकी वाइफ ने आपको मेंटल सपोर्ट देना है, आपका मेंटल हरासमेंट नहीं करना है। आप उनको स्पष्ट कीजिए कि इतने इतने दिनों में आपकी वाइफ आपके घर आ जाना चाहिए। एज ए हस्बैंड आपका अधिकार है। अगर वो नहीं आती है तो आप उनसे स्पष्ट बात कीजिए कि आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इन सब में मैं आपको एक बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि आपकी लड़ाई आपके वाइफ के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई आपके इन-लॉज के साथ है। और शायद आपके वाइफ को थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है ताकि वो अपने मन की बात कहें और आपके पास आएँ। ऑल द बेस्ट टू यू मिस्टर राकेश। यस, सो सर इसमें एक ये भी है कि अगर ये पॉसिबिलिटी है, अगर इन-लॉज मना ही कर रहे हैं और आपकी वाइफ हिम्मत नहीं कर पा रही है, तो राकेश आप कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लॉ में एक ऐसा प्रोविज़न है जिसे हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं। अगर शादी होने के बाद 2 स्पाउस अलग रह रहे हैं, जो स्पाउस अलग रह रहा है उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है अलग रहने का, वो किसी के प्रेशर में या फिर किसी और वजह जो इतनी वैलिड नहीं है उस वजह से अलग रह रहा है, तो आपके पास ये अधिकार है, आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए कि हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम या देयर इज़ नो रीजनेबल डिस्प्यूट बिटवीन अस। तो बट ऑफ कोर्स आपको जो है आपका रिलीफ मिल जाएगा। रेणुका, मैं उसमें सजेस्ट यही कर रहा था कि यू शुड नॉट गो टू द फर्स्ट कोर्ट एज अ फर्स्ट स्टेप। यस, पहले उन्होंने अपनी वाइफ से बात करना है, और अगर उनकी वाइफ से बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है सोल्यूशन निकल जाएगा। प्रॉब्लम तब आएगा कि जब वाइफ बात करने की हिम्मत नहीं कर रही है और इन-लॉज सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ये पहली कोशिश करने के बाद अगर नाकाम हो जाते हैं, then he should go for restitution of conjugal rights. Absolutely, sir. Solving the matters outside court is always preferred. Second preference or last preference should be given to legal procedure.
and we really want to thank you viewers for supporting us, for sending us so many questions. We are getting so many calls, so many emails. Still we want to say कि अगर आप में से कोई और आपकी प्रॉब्लम बताना चाहता है या डिस्कस करना चाहता है तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम या इवन ईमेल पे भी भेज सकते हैं. We will welcome your questions and we will try to answer it within a day or two. एक रेणुका, as a response we have received one video response. Yes sir. Madam Sana Pandit has sent her video to us. Yes. We will be showing that video along with our discussion. Yes. So viewers, thank you very much. Thanks a lot. हमारी उपलब्धि जो रोज़गार उपलब्धियां हैं वो कम हो चुकी थी. हम फ्रस्ट्रेटेड हैं. महिला रोज़गार जब बढ़ा तब जाहिर है उसका साइड इफ़ेक्ट ये होने वाला था कि पुरुषों को कम जो संधि जो मिलती है अपॉर्चुनिटी वो अपने आप ही कम होने लगती है, क्योंकि यांत्रिक युग की वजह से और कंप्यूटराइजेशन की वजह से जो भी कुछ काम थे वो 4 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर ले रहा है. इसकी वजह से वजह कुछ भी हो, पर हम अभी उस दौर से हैं जब हम हमसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम सरकारी छुट्टी पर हैं. सारा देश हमारा सरकारी छुट्टी पर बना हुआ है. जिस घर में हम बहुत थोड़ी देर रुकते थे, आते थे, खाते थे, सोते थे, आज हम उन्हीं दीवारों से वहाँ अपने लोगों से फिर से रूबरू हो रहे हैं, फिर से परिचित हो रहे हैं. और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है जिसकी वजह अभी हो रहा है, क्योंकि हर एक को हम एक हमारी फ्रीडम, हमारी स्पेस, हम इसके पीछे इतना दौड़े कि इंसान के लिए दूर हो चुका था, बहुत दूर. तो अभी हमसे फिर से मेल मिलाप बढ़ना है.